वेलकम टू ओनली आईएएस। आज है 5 सितंबर 2020। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ और देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ये है कि ये यूनिट्स आर्मी का पार्ट नहीं होती हैं, बल्कि ये फंक्शन करती हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑपरेशनल कंट्रोल में। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि इन्हें 1962 में इस्टेब्लिश किया गया था, इमीडिएटली आफ्टर दी 1962 सीनो इंडिया वॉर, यानी कि भारत और चीन के बीच में जो 1962 में युद्ध हुआ था उसके तुरंत बाद ही इन्हें इस्टेब्लिश किया गया था। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, लेकिन पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में ये हिस्सा इनकरेक्ट नहीं है, मतलब ये आर्मी के यूनिट्स का पार्ट डायरेक्टली नहीं होती हैं, दैट्स ट्रू, लेकिन ऑपरेशनल कंट्रोल तो आर्मी का ही होता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑपरेशनल कंट्रोल लेके करेगी क्या, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हें हमें डिप्लॉय करना है फ्रंटियर पर, और फ्रंटियर की देखभाल की जिम्मेदारी हमारी आर्मी के पास होती है, बीएसएफ के पास होती है। तो जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो आर्मी के पास ही है। इस लिहाज से ये पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और सही जवाब मिलेगा 2 ओनली। देखिए अभी हाल ही में जब चाइना ने प्योंगयांग लेक के सदर्न हिस्से में एक चोटी पर कब्जा करने का प्रयास किया, तो एसएफएफ के जो जवान थे उन्होंने बहादुरी से उन्हें काउंटर किया और उनके उन मंसूबों को असफल किया। एंड दैट वाज द रीज़न कि एसएफएफ, जिसे पॉपुलरली विकास बटालियन के नाम से भी जाना जाता है, वो न्यूज़ में आए, और इसीलिए हम इनके बारे में यहाँ पर क्वेश्चंस भी हैंडल कर रहे हैं। देखिए 14 नवंबर 1962 को भारत चीन युद्ध के बाद इन्हें इस्टेब्लिश किया गया था। जब इन्हें इस्टेब्लिश किया गया था तो इन्हें इस्टेब्लिशमेंट 22 के नाम से भी जाना जाता था। नोडल मिनिस्ट्री देखिए ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के परव्यू में आते हैं और इन्हें हेड किया जाता है इंस्पेक्टर जनरल के द्वारा, जो कि मेजर जनरल की जो रैंक आर्मी में होती है उसके इक्विवेलेंट होता है। एसएफएफ आर्मी का पार्ट डायरेक्टली नहीं है, लेकिन ऑपरेशनल कंट्रोल उन्हीं का होता है। इन्होंने कई सारे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया है पास्ट में, जैसे कि ऑपरेशन ईगल जो कि पाकिस्तान के खिलाफ 1971 के वॉर में चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को क्लियर करने के लिए 1984 में चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत जिसमें सियाचिन ग्लेशियर को 1984 में सिक्योर करने के लिए इसे हमने लॉन्च किया था, और ऑपरेशन विजय जो कि कारगिल युद्ध के दौरान चलाया गया था। जो अगला प्रश्न है वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के बारे में है। हाल ही में रिलीज़ किया गया, किसने रिलीज़ किया ये पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर इंडेक्स वगैरह से पूछे जाते हैं। यूजुअली किसने रिलीज़ किया या उनके क्या पैरामीटर्स हैं, यही पूछे जाते हैं रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस में। तो इंसीड एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पहला ऑप्शन है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो सेकंड ऑप्शन है, नीति आयोग एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी इज थर्ड ऑप्शन, एंड फोर्थ वन इज टाइम्स हायर एजुकेशन THE। तो बताइए क्या है सही जवाब। सही जवाब इसका बी है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इंसीड और वीपो ये तीनों मिलके ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को लॉन्च करते हैं। यहाँ पर यद्यपि आपको 2 ही नाम दिए गए थे, बट एक इंस्टीट्यूशन और भी है इंसीड, ये भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये 80 इंडिकेटर्स के बेसिस पर मेज़र करते हैं कि किसी भी देश में जो इनोवेशन की स्थिति है वो किस प्रकार से है। ठीक है, इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो 4 स्पॉट ऊपर गया है, 48th पोजीशन इंडिया को मिली है। सेंट्रल एंड साउथ एशिया में टॉप पोजीशन है ये। जो अगला प्रश्न है वो ग्रीन टर्म अहेड मार्केट के बारे में है, GTAM के बारे में। पहला स्टेटमेंट ये है कि जो भी ट्रांजैक्शन GTAM के थ्रू होंगे वो बायलैटरल नेचर में होंगे, मतलब यहाँ पर आपको बायर और सेलर दोनों के आइडेंटिफिकेशन की जानकारी मिल जाएगी और करस्पॉन्डिंग जो भी दोनों के बीच में हो रहा होगा उसकी जानकारी मिल जाएगी। दूसरा ये है कि GTAM जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो सेग्रीगेट किए जाएंगे 2 हिस्सों में, सोलर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन और नॉन सोलर जो रीपरचेज या रीन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस होते हैं उसमें। ये R स्टैंड्स फॉर रीन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। जो इसका सही जवाब है वो है सी, दो के दोनों स्टेटमेंट जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं वो करेक्ट हैं। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट एक प्रकार का मार्केट सिस्टम है जहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी रीन्यूएबल सोर्सेज से प्रोड्यूस हो रही है उसे खरीदा और बेचा जा सकेगा। एक प्रकार का शॉर्ट टर्म पावर मार्केट है ये। इसमें फ़ायदा ये होगा कि लॉन्ग टर्म जो एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं उनके बिना भी शॉर्ट टर्म के लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो रिन्यूएबल सोर्सेज से निकल के आ रहे हैं उनके लिए एग्रीमेंट्स वगैरह किए जा सकते हैं या परचेजिंग वगैरह की जा सकती है। वहाँ पे प्राइस डिस्कवरी आप कर सकते हैं और ओपन ऑक्शंस भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे।
जो अगला प्रश्न है वो क्रेटे के बारे में है। लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलस ग्रीक आइलैंड है और फिफ्थ लार्जेस्ट आइलैंड है किसी एक सी में। आपको बताना है कि ये किस सी में सिचुएटेड है। आपके पास ऑप्शंस है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, आयोनियन सी, ब्लैक सी और एड्रियाटिक सी। सही जवाब बताइए। देखिए जो क्रेटे आइलैंड है वो आपको मेडिटेरेनियन सी में मिलेगा। लोकेशन देखिए, ये क्रेटे आइलैंड है, ये मेडिटेरेनियन सी में सिचुएटेड है। इसके नॉर्थ में आपको सी ऑफ क्रेटे मिलेगा और साउथ में लिबियान सी मिलेगा। देखिए न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी बातचीत को फिर से बोला है कि हम डायलॉग्स कर लेते हैं ग्रीस के साथ कि जो रिसोर्सेस क्रेटे आइलैंड के आसपास के सी में हैं उनका सही तरीके से जुडिशियसली दोनों लोग शेयर कर सकें। दो कंट्रीज़ टेंस स्टैंड ऑफ में थे जो क्रेटे आइलैंड के आसपास का सी रीजन है उसको लेकर। जो क्रेटे आइलैंड है वो एक ग्रीक आइलैंड है, इसके आसपास का एरिया विवाद में रहता है ग्रीक और टर्की के बीच में, तो टर्की बातचीत चाहता है। ये 88th लार्जेस्ट आइलैंड है और 5th लार्जेस्ट आइलैंड मेडिटेरेनियन सी में है। ये जो क्रेटे आइलैंड है ये ग्रीस में 1913 में आया था। सदर्न पार्ट में आपको एजियन सी, मतलब इसका जो लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द एजियन सी, और ये एजियन सी को लिबियन सी से अलग भी करता है। जो अगला क्वेश्चन है वो दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला ये है कि हम्पी जो है वो विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी 14th सेंचुरी में, और दूसरा ये है कि विरूपाक्ष टेम्पल जो कि हम्पी में सिचुएटेड है उसे लक्कन दानदेशा के द्वारा बनाया गया था, जो कि देवराय सेकंड जो रूलर थे वहाँ के उनके अंडर में वर्क करते थे। बताइए कौन सा सही जवाब है। यहाँ पर देखिए जो दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं दोनों ही करेक्ट हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अभी एक वेबिनार आयोजित किया था जहाँ पर हम्पी के ऊपर कई सारी इन्फॉर्मेशंस वगैरह दिखाई गई। ये वेबिनार देखो अपना देश वेबिनार सीरीज़ के तहत आयोजित किया गया। हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ईस्ट सेंट्रल कर्नाटका में। ये विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी 14th सेंचुरी में, कर्नाटका में सिचुएटेड है। लक्कन दानदेसा ने इसे तैयार करवाया था जो कि उस समय नायक हुआ करते थे देवराय सेकंड के रूल में, दैट्स ट्रू। 1500 सेंचुरी में जो हम्पी विजयनगर था वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मिडल एरा सिटी हुआ करता था आफ्टर बीजिंग, जिसमें पर्शिया और पुर्तगाल के जो व्यापारी थे वो आया करते थे। विजयनगर एम्पायर बाद में ख़त्म हो गया जब मुस्लिम सल्तनत ने मिलकर एक कोलिशन बनाकर विजयनगर के ऊपर हमला कर दिया। देखिए ये है बहमनी किंगडम जो कि एक इस्लामिक किंगडम हुआ करता था विजयनगर के नॉर्थ में। ये है विजयनगर। ये तो देखिए 1400 की इमेज है, बाद में ये इस कोस्ट तक फैल गया था। कुछ समय बाद जब बहमनी में किंगडम्स में रूलर जो वीक थे वो वीक हुए तो बहमनी किंगडम कई हिस्सों में टूट गया, जैसे कि अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और बिरार। एक्चुअली में कृष्णदेव राय का आपने नाम सुना होगा। उन्हीं के हमले के बाद यहाँ के राजा कमज़ोर हो गए थे और बहमनी किंगडम टूट गया। इन दोनों की राइवलरी चलती थी, बहमनी की और विजयनगर की। तो बाद में इन 5 हिस्सों में से जो ये 5 टूटकर अलग हुए थे इनमें से 4 ने मिलकर विजयनगर के ऊपर हमला किया था। अहमदनगर, बीदर, गोलकुंडा और बीजापुर, बिरार शामिल नहीं हुआ था। तो इन चारों ने मिलकर हमला किया था। उसके बाद विजयनगर एम्पायर जो है वो कोलैप्स कर गया, क्योंकि बिरार की दुश्मनी चलती थी गोलकुंडा से और गोलकुंडा इसमें शामिल था, तो इसलिए बिरार इसमें शामिल नहीं हुआ। तो ये कहानी है विजयनगर एम्पायर के ख़त्म होने की। जो अगला प्रश्न है वो स्टेट ऑफ मलक्का के बारे में है। हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, ये एक नैरो स्ट्रेच है वाटर का, कहाँ है, किसके बीच में है, पूछा गया है। जिबूती, यमन एंड इरिट्रिया ऑफ सोमाली पेनिनसुला, पहला ऑप्शन। दूसरा क्रॉसिका आइलैंड ऑफ फ्रांस एंड सार्डिनिया आइलैंड ऑफ इटली। तीसरा मलाया पेनिनसुला एंड इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा। और चौथा बैफिन आइलैंड एंड लेब्राडोर पेनिनसुला। सही जवाब बताइए। सही जवाब सी है। स्टेट ऑफ मलक्का आपको मलाया पेनिनसुला और इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा के बीच में मिलेगा। मैप में देखिए, ये है मलाया पेनिनसुला और ये है सुमात्रा, इसके बीच में ये स्टेट ऑफ मलक्का है। अभी यहीं पर एक नेवल एक्सरसाइज जो है ऑर्गेनाइज की जाने वाली है इंडिया और रशिया के बीच में, इसीलिए ये न्यूज़ में रहा है। ये जो एक्सरसाइज होगी वो देखिए इंदिरा 2020 इसे नाम दिया गया है। इंदिरा एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में होती है। स्टेट ऑफ मलक्का काफ़ी स्ट्रेटजिक है बिकॉज यहाँ से एक सी रूट जाता है। चाइना का जो एक बड़ा व्यापारिक हिस्सा है वो यहीं से होकर गुजरता है, तो चाइना इस बात को लेकर काफ़ी कंसर्न भी रहता है। शिपिंग चैनल है ये इंडियन ओशन का और पैसिफिक ओशन का। जो अगला प्रश्न है वो सिनगैस के बारे में है। कोल गैसिफिकेशन एक प्रोसेस है जिससे सिनगैस प्रोड्यूस किया जाता है। इस मिक्सचर में क्या क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आपके ऑप्शंस हैं। सही जवाब बताइए। अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो मैं आपको बता दूं कि 3 के तीनों ही सिनगैस में पाए जाते हैं। देखिए यूनियन कोल मिनिस्टर ने अभी एक वेबिनार आयोजित किया कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफेक्शन के ऊपर।
वेबिनार में उन्होंने बोला कि इंडिया का एम है कि हम 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन 2030 तक करेंगे। कोल गैसिफिकेशन के प्रोसेस में हमें सिनगैस मिलती है, जो कई सारी गैसेस का मिक्सचर होती है, लाइक CO कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नेचुरल गैस CH4 और वाटर वेपर्स। और ये तैयार करने में हमें कोल, वाटर और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। सिनगैस जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमें कुछ और भी चीज़ें मिलती हैं जिनके कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे जो सिनगैस है उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में और फर्टिलाइजर्स या केमिकल प्रोडक्ट बनाने में। इस दौरान जो हमें हाइड्रोजन मिलती है उसका इस्तेमाल हम कोल गैसिफिकेशन में जो हमें मिलता है उसका इस्तेमाल हम अमोनिया बनाने के लिए कर सकते हैं। मीथेन और नेचुरल गैस जो हमें मिलता है उसका इस्तेमाल हम LNG बनाने के लिए कर सकते हैं, जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इस्तेमाल हो सकता है। जो अगला प्रश्न है वो एंटरप्रेन्योर्स इन रेसिडेंस प्रोग्राम के बारे में है। हाल ही में लॉन्च किया गया, किस योजना के तहत, किसके अंडर में? PM गरीब कल्याण योजना, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअलिटी ऑगमेंटेशन ड्राइव प्रसाद स्कीम, निधि प्रोग्राम, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, या फिर सांसद आदर्श ग्राम योजना? सही जवाब बताइए। सही जवाब इसका C है, ये निधि प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया है। देखिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन प्रोग्राम के तहत इसे लॉन्च किया गया। एक ब्रोशर आया एंटरप्रेन्योरशिप इन रेसिडेंस का, अभी लॉन्च किया गया निधि प्रोग्राम के तहत। इसमें देखिए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो अभी अपना काम शुरू ही कर रहे हैं, एस्पायर कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट किया जाएगा। 30,000 पर मंथ तक का अमाउंट पे किया जा सकता है, जिसपे ऊपर एक कैप होगी 3.6 लाख की, जिसमें उनके इनोवेटिव आइडियाज़ को सपोर्ट मिलेगा। जो अगला प्रश्न है वो साउथ ईस्ट एशिया एनर्जी आउटलुक के बारे में है। कौन रिलीज़ करता है पूछा गया है। 4 ऑप्शंस है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, या फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। सही जवाब बताइए। साउथ ईस्ट एशिया एनर्जी आउटलुक को रिलीज़ किया जाता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, यानी कि IEA के द्वारा। तो ए आपका सही जवाब है। जो अगला प्रश्न है वो एक रिपोर्ट के बारे में है। रिपोर्ट्स ऑन काउंटरफीटिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कौन पब्लिश करता है? 4 ऑप्शंस हैं। UNODC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, यूनाइटेड नेशंस इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनिक्री, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सही जवाब बताइए। सही जवाब इसका बी है, यूनिक्री के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। यहाँ पे एसेस किया जाता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का इन्वॉल्वमेंट और काउंटरफीटिंग, जो क्राइम ह्यूमन सोसाइटी के खिलाफ हो रहे हैं उनके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, क्या सोशल इम्पैक्ट्स या रिस्क इन्वॉल्व हैं, उन सभी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है इस रिपोर्ट में। ठीक है, देखिए CSU कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन टू UPSC ये प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। तो आप इस प्रोग्राम को एसेस कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। आप विद इन 8 मंथ अपने पूरी UPSC की प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं विद दैट प्रोग्राम। इसके लिए आप OnlyIAS का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर www.onlyIAS.in पे जाके भी लॉगिन कर सकते हैं। कल के पार्ट में भी आप रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस ही तैयार रखिएगा, यहीं से आपसे प्रश्न पूछेंगे और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस सेशन में यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।